नमस्कार, एस्ट्रोमेटा में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे रेट्रोगेट प्लैनेट की रिलेशनशिप और मैरिज के घर में। जब भी कोई प्लैनेट रेट्रोगेट होता है तो रिलेशनशिप के अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं। सातवां घर, आपके अपोजिट का घर, आप पहले घर है, आपका जो सातवां घर है वो आपकी वाइफ है, आपकी स्पाउस है, आपकी लाइफ पार्टनर है। वो हमेशा अपोजिट मिलेगा। इसीलिए बहुत सारे बड़े बड़े पराशर जी ने या बहुत सारे कुंडलियों में सातवां घर मारक बताया है, क्योंकि वो आपसे एक्सट्रीमली अलग एनर्जी उसकी अलग है। आपको आज मैं समझाऊंगा रिलेशनशिप एंड रेट्रोगेशन प्लेनेट में क्या क्या आपको देखने को मिलेगा। पहले आपको ये समझना है कि सातवां घर और पहले घर में डिफरेंस क्या है। जैसे पहले घर में अगर मेष राशि हो और सातवें घर में तुला राशि आएगी, तो सातवें घर में तुला राशि और पहले घर में मेष राशि होने से आपकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आते हैं। मेष राशि जो एरी शाइन है वो एक्सट्रीमली रॉ शाइन है, हाईली एनर्जेटिक शाइन है। एरी शाइन हार्डली एनर्जेटिक शाइन है, रॉ शाइन है। वो फिजिकल बॉडी है, आपकी आपकी सोच की फिजिकल बॉडी है। आप पहला घर आप खुद है, तो वो एक्सट्रीमली अपोजिट है आपसे। वहीं लिब्रा जो तुला राशि सामने आती है, तो आपको ये समझना है कि तुला राशि एक्सट्रीमली रिफाइन है। गेटिंग मैरिड मतलब शादी के लिए, लग्जरी लाइफ के लिए, पैसों के लिए ये शाइन देखी जाती है। साथ जो तुला राशि होती है उसका शाइन होता है तराजू, मतलब हर चीज को कैलकुलेट करना। वहीं आप वृषभ राशि को अगर पहले घर में देखेंगे और सातवें घर में आप स्कॉर्पियो शाइन को देखेंगे, तो एक्सट्रीमली दोनों में डिफरेंस है। वृश्चिक राशि है आपकी फैमिली, वृश्चिक राशि है आपके बोलने का तरीका, वृश्चिक राशि है आपकी हैबिट्स, फूडिंग हैबिट्स, आप क्या खाते हैं वो उससे पता चलता है। वृश्चिक राशि प्योरली ऑक्सीजन से बनी हुई है। और वहीं स्कॉर्पियो शाइन जहां कोई ऑक्सीजन नहीं है, आइसोलेशन है, अलोन है, अकेलापन है, हर चीज को देना है, गिविंग आउट देना है, डेथ की शाइन है वो। मतलब डेथ इन द सेंस कोई भी चीज का खत्म, मतलब कोई भी घर को खत्म करने में आठवां घर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। अब आप मैं बताता हूँ मिथुन राशि अगर आपके पहले घर में है, तो मिथुन राशि थिंग्स है, आपकी सोच है, छोटी छोटी सोच है, आपकी रिटेल सोच है। जो रिटेल आप बिजनेस देखते हैं उसका उसका उसको रिप्रेजेंट करती है। वहीं जो नौवीं शाइन है धनु राशि, सेगिटेरियस, वो कंप्लीट शाइन है, वो धर्म की शाइन है, वो आपको अंडरस्टैंडिंग बेसिक्स ऑफ नॉलेज की शाइन है वो। इसलिए नौवें घर में उसको काल पुरुष की कुंडली में उसको रखा गया है। मतलब तीसरी राशि अभाग्य है और नौवीं राशि आपका भाग्य है। वही चौथी राशि कर्क राशि जब लगन में होती है, तो ये बताती है कि आप फ्री फ्लो कैसे हो सकते हैं, प्रेशर नहीं झेल सकते। वहीं मकर राशि सातवें घर में आने से एक्सट्रीमली प्रेशर वाली शाइन है वो, चैलेंजिंग वाली शाइन है वो। तो पहले आपको ये कॉन्सेप्ट समझना होगा, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, जब भी आप कुंडलियों पे लगा पाएंगे। आप लोग कई लोग सुने होंगे कि किसी के सातवें घर में केतु बेटा है, बहुत खराब है। किस सेंस में खराब है पहले आप ये सोचिए, किस सेंस में वो खराब है। पैसे के लिए, मैरिज के लिए, हेल्थ के लिए। मैंने देखा बहुत लोगों की कुंडली में सातवें घर में मंगल और केतु है, बहुत अच्छा रिलेशनशिप है उनकी शादी में, कोई दिक्कत नहीं है। सातवें घर में मंगल और राहु है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि राहु और मंगल तो नेचुरल रेट्रोगेशन में रहते हैं हमेशा, नहीं प्रॉब्लम है। सातवें घर का मालिक छठे घर में है तो भी प्रॉब्लम नहीं है। तो सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि जैसे कि जो सातवां घर है, देखो पहले तो आपको यह समझना होगा, कभी भी कोई भी कुंडली को एनालिसिस करते हैं तो पहला है आपका D1, फिर सबसे इंपॉर्टेंट है D9। पर मैं आज आपको D1 को क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूं कि D1 से भी शादी आप देख सकते हैं। पर आपको अगर 100% समझना है तो D9 में आपको जाना पड़ेगा। तो ये चीज आपको बहुत जगह देखने को मिलेगी। और सातवां घर आपकी कुंडली का पहला कर्म है, जिससे आपकी लाइफ में मेजर चेंजेस आते हैं। सातवां घर में अगर शुक्र हो रेट्रोगेशन में,
ये रिप्रेजेंट करता है कि आप शादी के बाद लग्जरी लाइफ को किस तरीके से देखेंगे। सातवें घर में शुक्र हो, आपकी शादी के बाद आपकी फाइनेंस, आपकी फूडिंग हैबिट्स, आप बहुत जगह सुने होंगे शादी के बाद खाने में चेंजेस आ गए हैं लोगों के, तो वो चीजें रिप्रेजेंट करती है। शुक्र एक बहुत रिफाइंड प्लेनेट है, उसको दो राशियां मिली है, वृषभ और तुला। तो तुला राशि वहां पे आती है, तो अगर शुक्र वहां आते हैं तो सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि इसके रिजल्ट्स क्या है। और बाकी तो उसमें जो शाइन बेटी है उसका जो मालिक है चार्ट, 6 8 12 6 हाउस 8th हाउस एंड 12th हाउस की लॉर्ड तो उसको नहीं देख रहे हैं, सातवें घर की लॉर्ड को। जो शाइन बेटी है, मान लीजिए शुक्र बेटा है धनु राशि में, धनु राशि का मालिक अगर उच्च का हो जाए तो बहुत अच्छा है, मित्र राशि में हो तो बहुत अच्छा है, अपने मित्रों के घर में हो तो बहुत अच्छा रिलेशनशिप रहेगा। वो डिपेंड्स करता है वो शाइन जहाँ बैठती है, उस शाइन की प्लैनेट्स कहाँ बैठते हैं उस पर डिपेंड करता है कि रिलेशनशिप में प्रॉब्लम क्या आती है। केतु राहु मंगल ये कुछ खराब नहीं करते हैं, प्रॉब्लम इतना सा है कि सातवें घर की जो शाइन है, जो राशि है, उसको उसके मालिक को कौन कौन देख रहा है, उसकी पोजीशन अच्छी है या बुरी है वो आपको देखनी पड़ेगी। वहीं सातवें घर में रेट्रोग्रेड बृहस्पति आ जाए बहुत अच्छा है, शादी के बाद में आपकी जो स्पाउस होंगे वो आपकी लाइफ में धार्मिकता से रिलेटेड, समाज से रिलेटेड आपकी इज्जत बढ़ाएंगे, आपको रेपुटेशन देंगे, आपकी सोचने का तरीका बदलेंगे। वहीं सातवें घर में अगर रेट्रोग्रेड सैटर्न आ जाए तो शादी के बाद आपका स्पाउस सारा बोझ अपने आप पे ले लेगा, सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने आप पर ले लेगा, क्योंकि सैटर्न सैटर्न नेचुरल सिग्निफिकेट करता है कि आपका जो सैटर्न को भार लेना, सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना अपने आप पे, ये रिप्रेजेंट करता है। तो सातवें घर का सैटर्न का ये, अब मरकरी रेट्रोग्रेड सातवें घर में आ जाए, छोटी छोटी चीजों को कैसे उसको रिटेल में करना है, छोटी छोटी आइडियाज कैसे रखना है, ये सातवें घर का मरकरी का रिजल्ट है। जैसे कि कंजक्शन में बहुत सारे प्लेनेट सातवें घर में आ जाए, क्या रिजल्ट देते हैं। अब वहां पे सूर्य है, वहां पे अगर सूर्य नहीं है तो वहां पे जो राशि का मालिक है उसका पोजीशन देखना पड़ेगा। मान लीजिए सातवें घर में बृहस्पति तुला राशि में बैठा है, पर तुला राशि का मालिक शुक्र कैसा बैठा है। रेट्रोगेशन का मतलब होता है अपने से 3 गुना ज्यादा पावरफुल हो जाना, एक्सट्रीम पे चला जाना, पागलपन जैसा हो जाता है रेट्रोगेट प्लेनेट, तो वो सारा वजन अपने आप भी ढोने लग जाता है। शुक्र होने से, सातवें रेट्रोगेट होने से, ये देखिएगा पैसे को लेके, लग्जरी लाइफ को लेके बहुत ज्यादा फोर्स करेगा वो। तो ये होता है सातवें घर में शुक्र। पर हमेशा ध्यान रखिएगा सातवें घर में जो राशि है उसका मालिक को 6 8 12 के स्वामी तो नहीं देख रहे हैं, वो अपने उच्च का होके बैठा है या नीच का होके बैठा है, दुश्मन राशि में बैठा है, मित्र राशि में बैठा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है। अब एक चीज आपको मैं और बताता हूं कि सातवें घर पे दृष्टि अगर बेनिफिक्स की हो, मान लीजिए वहां मंगल बैठा है, केतु बैठा है, राहु बैठा है, उसका डिपॉजिटर खराब होके बैठे हैं उनके, तो उनको अगर बृहस्पति की दृष्टि मिल जाए बहुत अच्छा है, उनको बेनिफिक्स देख ले बहुत अच्छा है, शुक्र देख ले बहुत अच्छा है, बृहस्पति देख ले बहुत अच्छा है। तो सातवें घर पे दृष्टि किसकी आ रही है वो भी आपको देखना पड़ेगा। ये सब बेसिक्स आपको आनी चाहिए, उसके बाद में ये मिडिल पार्ट है समझने का। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि उसको देख कौन रहा है, शादी को बचा कौन रहा है, शादी में प्रॉब्लम्स आ रही है तो शादी की लाइफ को ठीक कौन कर रहा है, ये आपको हमेशा देखना पड़ेगा। राहु केतु कोई भी रेट्रोग्रेड प्लैनेट सातवें घर में वो खराब रिजल्ट नहीं देता है। इवन सातवें घर का मालिक छठे घर में भी हो तो भी खराब रिजल्ट नहीं देगा। अब छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हर जिंदगी में होती है, हर इंसान की जिंदगी में होती है, उनको कैलकुलेट ना करके मैं मेजोरिटी जो प्रॉब्लम्स है उनकी बात कर रहा हूँ। सातवें घर का मालिक रेट्रोगेट हो जाए, सेकंड हाउस का लॉर्ड हो, बहुत अच्छा है, शादी के बाद आप फाइनेंशियली ग्रोथ करेंगे। सातवें का मालिक रेट्रोगेशन हो, रेट्रोगेट प्लेनेट बैठा, उसका 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 डिपॉजिटर 5th हाउस में हो, बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। ज्ञान से रिलेटेड, फेम से रिलेटेड, शादी के बाद इज्जत मिलने लग जाएगी। ये देखना पड़ेगा। सातवें घर में कोई भी प्लेनेट बैठा है उसका डिपॉजिटर कैसा है वो आपको समझना है, वो अच्छी कंडीशन में है, बुरी कंडीशन में है, स्ट्रेस में तो नहीं है, मतलब उसको कोई अच्छे प्लेनेट या अच्छी शुभ दृष्टियां उसको मिल रही है नहीं मिल रही है, वो आपको जरूर देखना होगा। अगर आप ये नहीं देखेंगे तो आप कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, और फिर D9 चार्ट आपको देखना चाहिए।
सबसे इम्पोर्टेंट है रेट्रोगेशन और रिलेशनशिप मैरिज के लिए मैंने बहुत इंपॉर्टेंट प्ले ये चीज मैं बता रहा हूँ, बहुत ये जो मैं टेक्निक बता रहा हूँ बहुत इफेक्टिवली प्ले करेगी आपकी लाइफ में। सातवें घर का मालिक रेट्रोगेट हो, उसको शुभ दृष्टियां मिल जाए, उस घर का जो स्वामी है, उस राशि का जो स्वामी है अच्छे घरों में बैठा हो, उच्च के हो, बहुत अच्छी मैरिज लाइफ चलेगी। वहीं वो उसका घर का मालिक नीच का हो, दुश्मन राशि में बैठा हो, 6 8 12 के स्वामी उसको देख रहे हो, तो बहुत खराब रिजल्ट आपको मिलेंगे। सातवें घर में अगर सूर्य और शनि बैठे हैं तो आपको दोनों में से एक चीज मिलेगी, या तो आपको फैमिली मिलेगी या आपको वाइफ मिलेगी, क्योंकि आपको एक तरफ जाना पड़ेगा वहां पे, क्योंकि दोनों एक डिफरेंट एनर्जी आपके सातवें घर में बैठ गई है। मान लीजिए पहले घर में सूर्य हो, सातवें घर में शनि हो, या सूर्य और शनि सातवें घर में हो, तो दोनों में से एक चीज आपको मिलेगी, फैमिली या वाइफ। मतलब आपको एक पक्ष लेना होगा, वहां पे आप सुखी रह पाएंगे। रेट्रोगेट प्लेनेट सातवें घर में हर चीज सर्व करने का काम है। सातवां घर सर्व है आपके सामने, आपका अपोजिट है वो। पराशर ऋषि जी बोलते हैं मारक घर इसीलिए बोला गया है क्योंकि वो आपके अपोजिट में है। मारक और कारक को आपको समझने के लिए सबसे पहले ये समझना होगा कि मारक किस सेंस में है। वो खाली सातवां घर या दूसरा घर खराब नहीं है, पर आपको ये समझना होगा कि किस कंडीशन में मारक है। सैटर्न रेट्रोगेशन होने से मतलब वो सर्व करेगा आपको, आपका स्पाउस आपको सर्व, ही और शी जो भी है वो आपको सर्व करेगा। शुक्र है 7th हाउस में तो गिवन मतलब आपको देने का चीजें दान करवाए, मतलब देगा वो आके। जैसे शुक्र अगर 7th हाउस में है तो ऐसी चीजें देगा आपको, जैसे लग्जरी से रिलेटेड है। मार्स होगा तो वो सेल्फिश हो जाएगा इन द सेंस ऑफ फिजिकल बॉडी, खुद की फिजिकल बॉडी को लेके वो सेल्फिश हो जाएगा। बुध है तो नेटवर्किंग, आपका जो स्पाउस होगा नेटवर्किंग से रिलेटेड होगा, मतलब हर चीज को एक जगह इकट्ठा करने वाला, साथ में चलने वाला होगा। भारतीय समाज के अंदर हम ये सीखते हैं बचपन से, हमको एक ही शादी करनी है और यही रिश्ता जिंदगी भर निभाता है। मगर सातवें घर में रेट्रोगेट प्लेनेट होने से वो बार बार में चांस देता है। वो इतने रिलेशनशिप भोग चुका होता है या इतने रिलेशनशिप रह चुका होता है शादी से पहले कि उसके अंदर मेच्योरिटी आने लग जाती है। मेच्योरिटी इन द सेंस एक रिलेशन से कुछ सीखा, दूसरे रिलेशन से कुछ सीखा, तीसरे रिलेशन से कुछ सीखा, क्योंकि रेट्रो के प्लैनेट चांस देते हैं। मगर शादी के बाद कोई चांस नहीं मिलता क्योंकि वो फुल एंड फाइनल है। उसके बाद में वो रेट्रोगेट प्लैनेट कोई चांस नहीं देते। ये चीज आपको देखने का मिलेगा। दूसरा चीज ये है कि रेट्रोगेट प्लैनेट आपको बार बार में सिखाता है रिलेशनशिप को। सीखो, एक बार, 2 बार, 3 बार, वो इतना कुछ सिखा देता है कि जिसका भी सातवें घर में रेट्रोगेट प्लैनेट हो, वो इतने रिलेशनशिप के बारे में सिखा देता है कि पूरी मेच्योरिटी ला देता है इंसान में। डिपेंड्स करता है उसकी किस शाइन में बैठा है, और वो आपको जरूर देखना होगा, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ उसके बारे में। रेट्रोगेट प्लैनेट शुक्र अगर रेट्रोगेट हो, 7th हाउस का मालिक छठे घर में 1 डिग्री पे, और वहीं 9th हाउस में जो भी शाइन है या जो भी प्लेनेट बैठा है उसका मालिक जो भी 15 डिग्री का हो, तो ऐसे लोगों की, ये बहुत अच्छी टेक्निक सिखा रहा हूँ, ऐसे लोगों के मल्टीपल रिलेशंस रहते हैं शादी से पहले और बाद में भी। ये दिक्कत आप अगर बहुत सारी कुंडलियों पे देखेंगे तो आपको मिलेगा, पर इस पे ये रूल है कि सिर्फ 1 डिग्री का होना चाहिए। और उसका जो 9th हाउस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है शादी में, उसका मालिक 15 डिग्री के आसपास होना चाहिए। तो आपको ये जरूर देखने को मिलेगा। 9th हाउस आपकी शादी की वैलिडिटी है, 9th हाउस आपकी शादी का भाग्य है। आपकी शादी से आप अच्छे या बुरे क्या रिलेशनशिप लाएंगे, 9th हाउस है। तो जब भी ऐसा चीज होता है आपकी जिंदगी में, तो ये चीज हमेशा आप, ऐसा चीज जो भी होता है आप हमेशा समझिएगा कि आपकी जिंदगी में ये जो रेट्रोगेट प्लैनेट है ये कैसे काम कर रहे हैं। तो रेट्रोगेट प्लैनेट 7th हाउस में होने से लाइफ में बड़े चेंजेस आता है शादी के बाद। शादी से पहले मल्टीपल रिलेशन भी दे सकता है। 7th हाउस का लॉर्ड शुक्र हो या कोई भी प्लैनेट हो 6th हाउस में हो और
9th हाउस का जो भी मालिक है वो 15 डिग्री पे आ जाए तो मल्टीपल रिलेशन शादी से पहले और बाद में होने लग जाते हैं। ये एकदम आप कई कुंडलियों पे लगा के देखेंगे तो आपको मिलेगा। रेट्रोग्रेड प्लेनेट चेष्टावली होते हैं, ये हमेशा याद रखिए। रेट्रोग्रेड प्लेनेट एक्सट्रीम लेवल पे होते हैं, उनको मतलब आपको मैं बता देता हूँ, एक टाइप का कहते हैं ना कि उनकी दिमाग में और कुछ नहीं होता है, तो मेजर चेंजेस आते हैं। आप किसी की कुंडली में रेट्रोग्रेड प्लेनेट अगर नहीं है तो उनकी लाइफ स्टेबल है, और जिनकी कुंडली में जितने ज्यादा रेट्रोग्रेड प्लेनेट है उनकी लाइफ में उतने बड़े चैलेंजेस है, उतनी बड़ी उन कुंडलियों को देखने का मन करता है। जब भी मैच मेकिंग किया जाए शादी के लिए तो सबसे इंपॉर्टेंट है रेट्रोग्रेड प्लेनेट को कैलकुलेट करना बहुत जरूरी है, कि रेट्रोग्रेड प्लेनेट अपने से पीछे के रिजल्ट भी देता है। मान लीजिए मैं एक लास्ट टाइम बताया था कि 7th हाउस का लॉर्ड 6th हाउस में रेट्रोग्रेड होके बैठा है, उसका जो स्पाउस था या थी, मैं आपको बताना नहीं चाह रहा हूं, आप समझिए, स्पाउस था, उसका जॉब छूट गया बच्चों के कारण, क्योंकि 5th हाउस के रिजल्ट भी दे रहा था। 7th हाउस का लॉर्ड 6th हाउस में रेट्रोगेट है और 5th हाउस पे उसके असर आ रहे हैं, तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा। और 9th हाउस आपका शादी का भाग्य है, बृहस्पति 7th हाउस में आपका भाग्य शादी के बाद उदय होगा। भाग्य बृहस्पति देता है, शुक्र स्पिरिचुअलिटी की ओर डालता है, शुक्र लग्जरी चीजों की ओर डालता है, मतलब भयंकर रूप से काम करेगा। मंगल होगा, फिजिकली बॉडी पे ध्यान देना स्टार्ट कर देंगे शादी के बाद आप, आपकी स्पाउस के कारण। वही शनि हो, सारा बोझ आपका जितना भी है घर का आपका स्पाउस ले लेगा या ले लेगी, क्योंकि बस शनि का काम है हर चीज को ऊपर अपने ऊपर ले लेना। तो ये चीजों को आपको समझना होगा। शुक्र रेट्रोगेशन 7वें घर में हो, 2nd हाउस का लॉर्ड हो, आपकी फूडिंग हैबिट चेंज होगी, आपके फाइनेंस के तरीके चेंज होगी, आपके बोलने के तरीके चेंज होंगे शादी के बाद में, पैसे में वृद्धि होगी, पैसे बढ़ेंगे। वहीं पंचम से रिलेशन हो जाए 7th हाउस में जो भी प्लेनेट बैठा है, तो ये देखा गया है कि शादी के बाद आपको फेम मिलेगा, आपको नया ज्ञान मिलेगा। 9 से रिलेटेड हो गया तो आपका भाग्य उदय होगा शादी के बाद। 7th हाउस में जो भी प्लेनेट बैठा है अगर वो 9th हाउस से कनेक्टेड है या कनेक्शन में है या कंजक्शन में है तो डेफिनेटली आपका भाग्य उदय शादी के बाद होगा। 7th हाउस का रिलेशन 10th हाउस से हो जाए, ये सब रेट्रोगेशन प्लेनेट के बारे में बता रहा हूँ। 7th हाउस का रिलेशन 10th हाउस से हो जाए, शादी के बाद करियर बनेगा, आपकी स्पाउस के आने के बाद आपका करियर बनेगा। होप सो मेरा वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा, ऐसे वीडियो में और लाता रहूंगा।